वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनईपी 2020 का सीरीज। एनईपी 2020 को हम लोग 5 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। कंटेंट हमारा एनईपी का बाइलिंगुअल होगा क्योंकि ये अदर सब्जेक्ट वालों को भी इसकी जरूरत होगी। तो इसलिए हमने डिसाइड किया है कि एटलीस्ट कंटेंट बाइलिंगुअल रहे। और अगर हम एनईपी की बात करें तो एनईपी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। रीजन क्या है कि सिलेबस में अप्रोक्स 10 नंबर का एनईपी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देर न करते हुए हम आज एनईपी की पहली वीडियो स्टार्ट करते हैं। एनईपी 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। जो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 डिजाइन किया गया है, कमेटी के चेयरमैन थे के कस्तूरी रंगन। और के कस्तूरी रंगन कमेटी के द्वारा ही एनईपी 2020 ड्राफ्ट किया गया है। अगर हम एनईपी 2020 की बात करें तो ये लगभग 34 साल बाद शिक्षा नीति आई थी। इससे पहले जो आया था वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। और लगभग उसके 34 साल बाद एनईपी 2020 जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 को रिप्लेस किया है। इंडियन यूनियन कैबिनेट के द्वारा 29 जुलाई 2020 को इसे अप्रूव किया गया और तब से ही लेकर के 29 जुलाई को हम लोग एनईपी डे के लिए उसके उपलक्ष्य में हम लोग शिक्षा सप्ताह मनाते आ रहे हैं। अगर हम एनईपी 2020 की बात करें तो एनईपी 2020 जो है इसका मेन मकसद है क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। और वो ऐसा एजुकेशन हो जो कि हर किसी के लिए एक्सेसिबल हो, हर कोई इसे एक्सेस कर सके। वोकेशनल एजुकेशन पे जोर दिया गया। और मेनली अगर हम देखें तो नई शिक्षा नीति जो 2020 है इसका मेन उद्देश्य था एक वाइब्रेंट, इक्विटेबल और मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम को डेवलप करना। Provides a systematic framework for education from elementary to higher education including career training in both urban and rural areas। अगर हम बात करें एनईपी 2020 की तो ये जो है रूरल और अर्बन दोनों तरह के एरिया में अप्लाई किया करने के ख्याल से बनाया गया है। और ये साथ ही साथ प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के जो बेसिक एजुकेशन है वहां से लेकर के हायर एजुकेशन तक के लिए प्लान किया गया है। एनईपी 2020 अलाइन विद 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो 2015 में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 17 एसडीजीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो डिफाइन किए गए हैं उसमें से एक गोल जो है वो क्वालिटी एजुकेशन का भी है। और उसके उद्देश्य से ही एनईपी 2020 में इतना ज्यादा बदलाव किया गया है। एनईपी 2020 का मेन जो एम है, अगर देखें एम तो ये है कि एक होलिस्टिक, फ्लेक्सिबल और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करना जो कि 21st सेंचुरी स्किल से अलाइंड हो। 21st सेंचुरी स्किल क्या होती है? जो लेटेस्ट स्किल जो हम लोग आजकल ट्रेडिशनल मेथड से कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की तरफ स्विच कर रहे हैं। ऐसे ही अगर हम देखें तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग, केस स्टडी, पेडागोजी जो आपके सिलेबस में है ये सब 21st सेंचुरी स्किल से ही रिलेटेड है। 21st सेंचुरी स्किल जो है इसके अंदर मेनली जो कवर होती है वो है क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, ऐसे ही इंटरनेट लिटरेसी, टेक्नोलॉजी लिटरेसी, मीडिया लिटरेसी,
फ्लेक्सिबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी, इस तरह की जो भी फीचर्स है वो सब 21st सेंचुरी स्किल में कवर होती है। तो इसीलिए एनईपी 2020 को डेवलप किया गया कि एक फ्लेक्सिबल, होलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम को डिजाइन किया जा सके। की प्रिंसिपल्स एंड फाउंडेशन पिलर्स ऑफ एनईपी 2020। अगर हम एनईपी 2020 के जो बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल और फाउंडेशन पिलर की बात करें तो पहला जैसे है यहाँ पर क्वालिटी, यानी जो एजुकेशन है, एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। देन एक्सेस, हर किसी तक पहुंच होनी चाहिए, हर कोई इसे इसका लाभ ले सके। देन जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद है इक्विटी। इक्विटी और इक्वलिटी दोनों एक सिमिलर टर्म होता है, लेकिन क्या है कि वैसे अगर देखा जाए तो कंटेक्स्ट में सिमिलर है, लेकिन अगर डीप आप देखेंगे मीनिंग तो वो डिफरेंट होता है। इक्विटी और इक्वलिटी जो है वो दो अलग अलग टर्म है। अगर हम इक्विटी की बात करें तो इक्विटी में क्या होता है कि एक जो पर्सन है, या फिर पहले हम बात करते हैं इक्वलिटी की। जैसे सपोज एक लेवल है और एक इक्वल फैसिलिटी जो है वो आपने सबको दे दिया। सपोज इसे भी सबको इक्वल फैसिलिटी आपने दे दी। तो इसका मतलब ये है कि अगर सबकी एबिलिटी अलग अलग है और आपने इक्वल फैसिलिटी दे दिया तो सब अपनी अपनी एबिलिटी के हिसाब से आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर हम इक्विटी की बात करें तो इक्विटी में आता है कि जिसकी जितनी नीड है। अब जैसे सपोज किसी के पास पहले से कुछ है और सबका एक गोल है कि यहाँ तक पहुंचना है, तो किसी पर्सन को बेसिक से जरूरत हो, कोई पर्सन यहाँ लाई करता है तो उसको पहुंचने के लिए, मतलब हर किसी को अपने गोल तक पहुंचने के लिए उसके अकॉर्डिंग हेल्प करनी है। यानी इक्विटी का मतलब है कि जो चीज की कमी है, जो चीज की नीड है, वो आप प्रोवाइड करो। और इक्वलिटी में है कि सबको समान फैसिलिटी दो। नेक्स्ट है अफोर्डेबिलिटी, मतलब एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जो हर कोई अफोर्ड कर सके। तो ये जो है ये 5 गाइडिंग पिलर्स हैं। एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के 5 पिलर हैं, बेसिक प्रिंसिपल हैं। नेक्स्ट है एनईपी 2020 गोल्स। अगर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के गोल के बारे में देखें तो इसका एक मेजर गोल यही है कि यूनिवर्सल और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। और ये लक्ष्य जो है वो भारत के लिए 2030 तक का रखा गया है। एनईपी 2020 का मेन उद्देश्य है सबको यूनिवर्सल और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, किसी को वंचित नहीं रखना है एजुकेशन से। और ये जो गोल है ये 2030 तक का गोल लिया गया है। अगर हम यहाँ डायग्राम की हेल्प से देखें तो एनईपी 2020 का इम्पैक्ट क्या होगा। पहला इम्पैक्ट है जैसे होलिस्टिक एजुकेशन। होलिस्टिक एजुकेशन यानी बच्चों के जो समग्र विकास है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड हो, पढ़ाई के अलावा भी अगर उनकी नीड है, उनकी चॉइस है, तो हर किसी चीज में हेल्प करना है। दूसरा है इम्फेसिस ऑन आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज। अगर हम देखें तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस स्ट्रीम को बढ़ावा दे रहे हैं, हर एक स्ट्रीम जो है वो आपस में अगर हम देखें तो हर किसी की इम्पोर्टेंस है। इवन एनईपी में बात की गई है कि कोई भी रिजिड सेपरेशन नहीं होना चाहिए स्ट्रीम के बेसिस पे, जिसको जो सब्जेक्ट चाहिए वो सब्जेक्ट बच्चा ले सकता है। नेक्स्ट है मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, यानी जो एजुकेशन होना चाहिए वो मल्टीपल लैंग्वेज में होना चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को फॉलो नहीं करना है। इवन स्टार्टिंग में तो बात स्टार्टिंग लेवल क्लास के लिए बात की गई है कि मदर टंग फॉलो करके और उस मीडियम में बच्चों को पढ़ाना है। देन है फोकस ऑन वोकेशनल एजुकेशन। फोकस ऑन वोकेशनल एजुकेशन का मतलब है कि जो वोकेशनल एजुकेशन यानी जिससे कुछ स्किल डेवलपमेंट हो रही है वो वोकेशनल एजुकेशन
बच्चों को देना है ताकि वो कुछ ना कुछ स्किल सीख सके। नेक्स्ट है इफेक्टिव टीचर ट्रेनिंग एंड पर्सनल डेवलपमेंट, यानी टीचर को जो है वो ट्रेंड करना है, और इसी वजह से सीबीएसई ने 50 आवर की ट्रेनिंग भी मैंडेटरी की है। 50 आवर की कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग जो है वो हर पर्सन को 1 साल के अंदर करना होगा। जितने भी टीचर हैं, जो भी एजुकेटर हैं, सबकी 50 आवर की सीपीडी मैंडेटरी है, और ये इनके टीचर्स के प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है बेटर एक्सेसिबिलिटी टू क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन जो है वो हर बच्चे को एक्सेस करने का मौका मिले, हर बच्चे को पढ़ने का मौका मिले, ऐसा एनईपी के अंदर इंश्योर किया गया है। नेक्स्ट है लिवरेजिंग टेक्नोलॉजी, यानी जो टेक्निक्स है, जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया गया है एनईपी 2020 के अंदर। स्ट्रेटेजिक असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन सिस्टम, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन सिस्टम, यानी बच्चों को पढ़ाने के बाद जो उन्हें असेस करना है, असेस करने के लिए, असेसमेंट के लिए फ्रेमवर्क बनाया गया है। एक तो एनईपी में बात की गई है 360 डिग्री असेसमेंट का, मतलब सेल्फ असेसमेंट भी होगा, पीयर असेसमेंट भी होंगे, और टीचर असेसमेंट भी होंगे। तो सेल्फ, पीयर और टीचर असेसमेंट मिला करके 360 डिग्री असेसमेंट होगा, होलिस्टिक असेसमेंट। दूसरा, इसमें असेसमेंट के लिए एक परख की बात की गई है, परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए टूल। तो ये एनईपी 2020 के अंदर असेसमेंट का प्रोविजन है। नेक्स्ट है स्किल डेवलपमेंट। अल्टीमेटली जो हम वोकेशनल एजुकेशन दे रहे हैं, वोकेशनल एजुकेशन के जरिए बच्चों की स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया गया है। अगर हम कुल मिला के एनईपी को देखें तो ये एनईपी के इम्पैक्ट दिए गए हैं कि अगर पूरी तरह से एनईपी लागू हो जाती है तो बच्चों के ऊपर क्या-क्या इम्पैक्ट होगा, और इससे स्कूल एजुकेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट है की रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। एनईपी 2020 के की रिकमेंडेशन क्या है? की रिकमेंडेशन की अगर हम बात करें तो की रिकमेंडेशन क्या होता है कि कौन सी चीजों पे नई शिक्षा नीति जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 उस पे जोर दिया गया है। सबसे पहला जो है वो यही एस्पेक्ट है, होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी बच्चों के सिर्फ एकेडमिक अचीवमेंट पे ध्यान नहीं देना है, उसके साथ साथ उसके ऑल राउंड डेवलपमेंट पे, ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान देना है। देन है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, सिर्फ थ्योरेटिकली बच्चों को नहीं सिखाना है, बल्कि इस तरह से बताना है कि अपनी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसे डेवलप कर सकें, और साथ साथ जो रियल लाइफ सिचुएशन है उसमें अपनी थिंकिंग को, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को अप्लाई कर सके। देन है तीसरा डिजिटल इंटीग्रेशन। डिजिटल इंटीग्रेशन यानी अब पढ़ाई में टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना। आजकल आप देखते ही हो कि सारे आईसीटी टूल जो हैं, आईसीटी टूल का इंटीग्रेट किया गया है टीचिंग में। बार बार आईसीटी पे ट्रेनिंग दी जाती है टीचर्स को। तो कहीं ना कहीं डिजिटल इंटीग्रेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, और डिजिटल इंटीग्रेशन की हेल्प से टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। रीजन कि जो चीज हम लोग बोर्ड पे डिजाइन नहीं कर सकते, वैसे अगर हम बच्चों को लाइव नहीं दिखा सकते हैं, वो हम एनिमेशन के जरिए, फोटोज के जरिए, अ, जो डिजिटल रिसोर्सेज है उसके जरिए हम बच्चों को दिखा सकते हैं, और उन्हें इजीली समझ में आ सकता है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल पाथवे। फ्लेक्सिबल पाथवे का मतलब है कि जो स्टूडेंट हैं उनके पास डाइवर्स करियर ऑप्शंस होते हैं, और हर किसी का इंडिविजुअल गोल होता है। तो बच्चों को इतना फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना है कि वो अपने तरीके से गोल तक पहुंच सके। नेक्स्ट है टीचर एम्पावरमेंट। जो टीचर है उनका एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, तो उसके लिए इंश्योर किया गया है
कि टीचर जो है वो आईसीटी स्किल से इक्विप्ड हो, प्रोफेशनली जो है उनकी ग्रोथ होती रहे, और इसीलिए ट्रेनिंग इंटीग्रेट किया गया है, ट्रेनिंग आवर्स मैंडेटरी किए गए हैं। अल्टीमेटली टीचर जो है वो नई नई टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करेंगे, नई चीजें सीखेंगे, तो टीचर्स जो है वो ज्यादा टेक्नोलॉजी इक्विप्ड हो पाएंगे। नेक्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी ईसीसीई, एनईपी 2020 का रिकमेंडेशन है कि जो स्कूल चिल्ड्रन है उसको पहले हमें प्रिपेयर करना होता है। तो प्रिपेयर कैसे करना है, जैसे मिडिल लेवल के लिए अगर प्रिपेयर करने की बात हो, तो उसे जब हम प्रिपेयर करेंगे तो हमें ये इंश्योर करना है कि 3 साल से लेकर के 8 साल तक अ, बच्चों को किस तरीके से रखना है, कैसे पढ़ाना है, क्या सिखाना है, ये सब अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन में डिसाइड किया गया है। 3 से 8 साल तक के जो बच्चे हैं उसके लिए पेरेंट और टीचर्स का जो गाइडलाइन है वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए, और उसको बच्चे किस तरह से ग्रैब करेंगे उसके लिए पॉलिसी बनाई गई है। द पॉलिसी एडवोकेट्स फॉर expanding and improving the quality of आंगनबाड़ी सिस्टम एंड co-locating them with प्राइमरी स्कूल। जैसे क्या है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के अंदर बात की गई है कि जो हमारे प्राइमरी स्कूल हैं और आंगनबाड़ी सिस्टम है उसको कैसे आपस में इंटीग्रेट किया जाए, कैसे उसकी पहुंच बढ़ाई जाए, जिससे जो छोटी क्लास के बच्चे हैं वो इजिली पढ़ सकते हैं। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन जो है वो फाउंडेशन ऑफ लर्निंग है, और इसके लिए भी टारगेट लिया गया है 2030 का। एजुकेशन विल बी प्रोवाइडेड थ्रू बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मीन्स। जैसे यहाँ पे हमने बात किया कि बच्चे जो हैं वो 3 से 8 साल तक होंगे तो उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन देना है। इसी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो है 3 से 6 साल का एज, और दूसरा जो है वो है 6 से 8 साल का एज। तो दो पार्ट में डिवाइड किया गया। अगर हम 3 से 6 साल तक के बच्चों को देखें तो 3 to 6 इयर्स के जो बच्चे हैं उनको इनफॉर्मल एजुकेशन दिया जाएगा, यानी बच्चे खेल खेल में सीखेंगे, फॉर्मल तरीके से नहीं सीखेंगे। तो इनके लिए इनफॉर्मल एजुकेशन है, और 6 to 8 के जो बच्चे हैं उनके लिए फॉर्मल एजुकेशन है। देन उसका रीजन क्या है, क्योंकि बच्चे की जो माइंड डेवलपमेंट होती है, बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है वो 6 साल के अंदर ज्यादा होता है। मतलब 85% ब्रेन अप्रोक्स जो होती है डेवलप, वो बिफोर 6, तो 6 साल के पहले तक होता है। इसलिए क्या है कि बच्चों को 6 साल के पहले हमें इनफॉर्मल तरीके से सिखाना है, उसको बाल वाटिका के जरिए सिखाना है, इनफॉर्मल एजुकेशन देनी है। और जब उनको फॉर्मल तरीके से नॉलेज हो जाएगी तो फिर जब वो 6 to 8 इयर्स के एज में आएंगे तो उन्हें क्लास 1 और 2 में फॉर्मल एजुकेशन देना है, ताकि वो आगे की क्लास के लिए प्रिपेयर हो सकें। ये सब का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो एक ही ऑब्जेक्टिव है कि उनके ऑल राउंड डेवलपमेंट का ध्यान रखा जाए। यूनिवर्सल एक्सेस टू ईसीसीई मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन का यूनिवर्सल एक्सेस। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं हो जिसको ईसीसीई से वंचित किया जाए। हर कोई बच्चा जो है वो स्कूल जा सके, प्ले स्कूल हो, आंगनबाड़ी हो, बाल वाटिका हो, हर जगह जा सके और जो बेसिक एजुकेशन है वो बेसिक अपनी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट कर सके। देन है इनकॉर्पोरेशन ऑफ ईसीसीई विद स्कूलिंग। जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन है उसको स्कूल से अलाइन करना, ये एनसीएफ ईसीसीई में मेंशन किया गया है।
अगर एनसीसी एनसीएफ ईसीसीई की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। जो ये ईसीसीई के लिए एनसीएफ बनाई गई है उसमें सब कुछ प्लान किया गया है कि उसका इनफॉर्मल एजुकेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, बच्चों को किस तरीके से सिखाना है, ये सारी चीजें एनसीएफ ईसीसीई में मेंशन की गई है। नेक्स्ट है प्ले बेस्ड एंड मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। जैसे बात की गई है कि इसमें इनफॉर्मल एजुकेशन देना है, तो इनफॉर्मल एजुकेशन का मतलब क्या है कि बच्चों को खेल खेल में सिखाना है। इसका मतलब कि उन्हें अपनी लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज वो जानते हैं उनके मदर टंग में उनको सिखानी है, खेल खेल में सिखानी है। देन है क्वालिफाइड एंड ट्रेन ईसीसी एजुकेटर। कोई भी एजुकेटर हो, जब वो ट्रेंड नहीं होगा, क्वालिफाइड नहीं होगा कि उस लेवल के बच्चों को सिखा सके, तब तक बच्चों को सही से बेनिफिट नहीं मिलेगी। इसके लिए क्या है कि जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के जो टीचर हैं, अ, जो एजुकेटर हैं, वो क्वालिफाइड होने चाहिए। यही आपने सुना भी होगा कि जो आंगनबाड़ी है, तो उसके जो एजुकेटर होते हैं, जो पढ़ाते हैं, उनको भी एक प्रॉपर तरीके से सर्टिफिकेट कोर्स उनके लिए लाया हुआ है। ये सारी चीजें धीरे धीरे इंटीग्रेट हो रही है, एनईपी 2020 जो है वो लागू हो रहा है। नेक्स्ट है पेरेंट एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन में जो है वो पेरेंट और कम्युनिटी का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। और साथ ही साथ फोकस किस पे करना है, तो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन, यानी जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, जिसको कोई रास्ता नहीं है कि वो कहाँ से पढ़ेगा, कहाँ से अ, अपनी बेसिक एजुकेशन को गेन करेगा। तो उसके लिए क्या है कि अनप्रिविलेज चिल्ड्रन को कैसे फोकस करना है, उसकी भी बात की गई है। तो ये जो था, ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के कंपोनेंट थे कि किस किस चीज पे ध्यान दिया जाना है। एनसीईआरटी विल डेवलप द टू पार्ट अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 8। जैसे हमने एज ग्रुप की बात की थी कि 3 टू 8 इयर्स है, तो इसमें 3 टू 6 और 6 टू 8, तो ये जो दो पार्ट बन रहे हैं 3 टू 8 ईसीसीई के, इसके लिए दो एनसीएफ एनसीईआरटी के द्वारा बनाया गया, जो कि एनसीएफ ईसीसीई कहलाता है। ये जो हम लोग चूंकि कंटेंट पढ़ रहे हैं, ये कंटेंट एनईपी की ड्राफ्ट के हिसाब से है। एनईपी जो आई थी वो 2020 में आई थी। तो उस टाइम में जो चीज भी है, प्रोविजन के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्या क्या बात की गई थी। लेकिन इस टाइम पर अगर हम देखें तो इसमें से काफी कुछ इम्प्लीमेंट ऑलरेडी हो चुका है। जो चीज हम लोग यहाँ पर प्रोविजन पढ़ रहे हैं कि एनसीईआरटी के द्वारा डेवलप किया जाएगा, कोई भी कंटेंट या लागू किया जाएगा, वो एक्चुअल में उसमें से बहुत सी चीजें जो है वो लागू हो चुकी है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म जो एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, तो कई बार उसमें एक कंफ्यूजन होती है। अगर कभी एनईपी का फुल फॉर्म पूछ दिया जाए, तो एनईपी का फुल फॉर्म एक्चुअल में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी का फुल फॉर्म नहीं है, उसका फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। बस ये है कि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसलिए कह रहे हैं कि ये अभी न्यू आई है, तो उसके रेफरेंस में एजुकेशन पॉलिसी को हम न्यू कह रहे हैं, ना कि एनईपी का फुल फॉर्म है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो ये चीज ध्यान में रखना, फ्री के एक नंबर गवाने की जरूरत नहीं है। ये हमने जो पढ़ा है, ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन का कंसेप्ट। अब और भी हम देखते हैं, जैसे क्या है एजुकेशन, इसमें जो प्रोवाइड किया जाएगा वो आंगनबाड़ी के द्वारा, और बाल वाटिका जो है, जैसे केवीएस में आपने सुना होगा कि बाल वाटिका
ओपन किया गया है, तो ये इनफॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। ऐसे ही आश्रम शाला ट्राइबल एरिया में आश्रम शालाज हो जाएंगे। प्री प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल आंगनबाड़ी से लिंक किया जाएगा। तो इसमें ये जितने भी प्रोविजन है ये ईसीसीई के द्वारा उसके अंडर प्लान किया गया है। अगर कोई बच्चा 5 साल से कम है तो 5 साल से कम अगर बच्चा कोई एडमिशन लेता है, डायरेक्ट एडमिशन लेता है, तो उसे प्रिपरेटरी क्लास में ही एडमिशन लेना होगा, बाल बाटिका में ही उसे पढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि वो 1 क्लास से पढ़ेगा। तो जो ये बाल वाटिका का कंसेप्ट है, ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के लिए ही आया है। नेक्स्ट है आरटीई एक्ट 2009। अगर हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम की बात करें तो ये 2009 में आई थी। और एनईपी 2020 से पहले की अगर हम बात करें तो इसमें जो एज की बात थी वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। और अगर सीडब्ल्यूएसएन है तो सीडब्ल्यूएसएन के केस में 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए प्रोविजन था कि उनको पढ़ने से कोई वंचित नहीं कर सकता है, हर किसी को पढ़ाना है। आरटीई एक्ट के जरिए अगर कोई बच्चा डायरेक्टली उस एज ग्रुप में लाई करता है, उस दायरे में आता है, तो बच्चों का डायरेक्ट एडमिशन भी लेना है। तो ये आरटीई कहती थी, आरटीई 2009। अब बिफोर एनईपी की अगर हम बात करें तो बिफोर एनईपी ये जो है फंडामेंटल राइट ऑफ एजुकेशन आर्टिकल 21A के अंदर दिया गया था। और इसमें जो प्रोविजन था, इसमें प्रोविजन यही था कि जो बच्चे हैं वो 6 से 14 साल के बच्चे, और अगर सीडब्ल्यूएसएन होगा तो उस केस में 6 से 18 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की गारंटी है। और ये आर्टिकल 21A के तहत जब एनईपी 2020 आई, तो एनईपी 2020 के आने के बाद ये आरटीई एक्ट का जो दायरा है इसे और भी बढ़ा दिया गया। और ये कंप्लीट अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन जो है इसको भी इंक्लूड कर लिया है। मतलब पहले जो सीडब्ल्यूएसएन के लिए एज थी 6 टू 18 और नॉर्मल बच्चों के लिए एज थी 6 टू 14, अब ये जनरलाइज कर दिया गया है। और जनरलाइज करके ये 3 टू 18 इयर्स के लिए आरटीई कवरेज जो होगा वो 3 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए है। It also suggests abolishing the detention of children up to the 8th grade. नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत क्या होता था कि बच्चों को पास कर दिया जाता था। तो बच्चों को पास कर दिया जाता था, चाहे बच्चे पढ़ने लायक हो या ना पढ़ने लायक हो, नंबर लाएं या ना लाएं, लेकिन कैसे भी करके बच्चों को अगली क्लास में ले जाया जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो नो डिटेंशन पॉलिसी है, नो डिटेंशन पॉलिसी को एबॉलिश किया गया। और अभी फिलहाल जो ये इफेक्ट है वो क्लास 8 पर लागू हो चुकी है। जैसे पहले क्या था कि नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत 8th क्लास के बच्चे भी डायरेक्टली अगली क्लास में प्रमोट हो जाते थे। लेकिन अब जो है वो बच्चे फेल भी होते हैं। फिलहाल ये 6 और 7th में चल रही है, लेकिन 8th में एबॉलिश हो चुका है। तो एनईपी 2020 का जो दायरा है उसमें चेंज किया गया है, बाकी जो पहले वाले रूल हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही है। एनईपी 2020 एकेडमिक स्ट्रक्चर। अगर हम एनईपी 2020 की बात करें तो पहला एजुकेशन सिस्टम जो था वो 10+2 एजुकेशन सिस्टम था। 10+2 एजुकेशन सिस्टम यानी 1 से लेकर के 10th क्लास, उसके बाद 11 12। लेकिन अब क्या है, 5+3+3+4 स्ट्रक्चर है। इससे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो एकेडमिक स्ट्रक्चर में बदलाव आया है। जो 10+2 का स्ट्रक्चर था अब 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर है। एक बार हम लोग डायग्राम की हेल्प से कंपेयर कर लेते हैं।
अगर हम एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्टार्टिंग का है, इसमें बच्चा कैसे भी पढ़ रहा है अलग चीज है। मेन क्या है, क्लास 10 तक, मतलब क्लास 1 से क्लास 10 तक बच्चा 6 वर्ष के एज में ये पहली क्लास में एडमिशन ले रहा है। 6 से 16 साल 10th में निकलेगा और उसके बाद 16 से 18 साल यहाँ पर 12th के लिए है, मतलब 10+2 का स्ट्रक्चर है एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर। 6 साल से पहले क्या करेगा कोई भी बच्चा, ये चीज डिफाइन नहीं किया गया था। लेकिन अगर हम न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो ये 5+3+3+4 पर आधारित है। इसमें जो है 5 को फर्दर 3+2 में डिवाइड किया गया है। 5 वाला जो स्टेज है उसे हम फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं। देन अगला 3 इयर्स का जो स्टेज है उसे हम प्रिपरेटरी स्टेज कहते हैं। देन 3 ईयर का जो स्टेज है उसको मिडिल स्टेज कहते हैं। और जो लास्ट के 4 इयर्स है उसे हम सेकेंडरी स्टेज कह रहे हैं। तो ये 5+3+3+4 के स्ट्रक्चर में डिवाइड किया गया है। फर्दर अगर हम यहाँ पर देखें तो 5 साल का जो है, 5 साल को अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, जैसा हमने देखा ही था कि एज 3 to 6 ईयर। तो एज 3 to 6 ईयर की अगर हम बात करें तो 3 to 6 ईयर का जो बच्चा होगा, यानी जो ये 3 साल का ड्यूरेशन है, इसमें बच्चे को आंगनवाड़ी में, प्ले स्कूल, प्री स्कूल, बाल वाटिका, ये सब में पढ़ाना है। उसके बाद फिर क्या करना है, जब बच्चा 6 क्लास से लेकर के, सॉरी, 6 to 8 अगर एज का हो जाएगा तो बच्चा 1 और 2 में पढ़ेगा। इट मीन्स जो प्रिपरेटरी में जाना है उससे पहले फाउंडेशन जो है वो 1 और 2 क्लास फाउंडेशन होगा और देन वहां से प्रिपरेटरी स्टेज में जाएगी। देन इसके बाद मिडिल स्टेज जो है वो 6 to 8 का है, जब बच्चा 10 साल से 14 साल का होगा, 11 साल से 14 साल का होगा, 11 से 14 यानी मिडिल। और जब बच्चा 8th क्लास के बाद 9th में जाएगा तो ये 4 इयर्स का जो एज 14 से लेकर के 18 तक का है, ये सेकेंडरी लेवल का है। तो अगर हम देखें न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर और एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा फर्क है। न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर में बच्चों के फाउंडेशन बिल्डअप करने पे ज्यादा ध्यान दिया गया है। एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा कि 10 ईयर जो है वो एज 6 साल से लेकर के 16 साल तक, उसके बाद 2 साल जो है वो 16 से 18 साल। और न्यू एकेडमिक ईयर की अगर हम एकेडमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो फाउंडेशनल स्टेज है, जिसमें 3 से 6 तक प्ले स्कूल, आंगनवाड़ी, बाल वाटिका। और 6 to 8 का जो एज है, 6 साल से 8 साल, इसमें क्लास 1 और 2। और इसमें जो मेन फोकस की बात की गई है, मेन फोकस क्या होगा, मेन फोकस इसमें जो है वो स्किल डेवलपमेंट पर है और साथ साथ प्ले और एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग। मतलब हमने जो बात की थी इनफॉर्मल एजुकेशन की, इनफॉर्मल एजुकेशन का मतलब मीनिंग ही यही है कि इसमें जो भी लर्निंग होगी वो इनफॉर्मल वे में होगी। एज सच हमें कोई एकेडमिक स्ट्रक्चर से मतलब नहीं है, बच्चों को खेल खेल में सिखाना है, एक्टिविटी में सिखाना है और मेन फोकस होना चाहिए उसकी लैंग्वेज और स्किल डेवलपमेंट पे। नेक्स्ट है फाउंडेशनल के बाद प्रिपरेटरी स्टेज, यानी जब बच्चे का फाउंडेशन बन जाएगा क्लास 1 और 2 में प्ले और एक्टिविटी के जरिए, तो आता है यहाँ पर प्रिपरेटरी स्टेज का। और प्रिपरेटरी स्टेज यानी प्रारंभिक चरण, इसमें क्लास 3 से लेकर के 5th तक बच्चा का जो एज होगा वो 8 से 11 साल। और इसमें जो फोकस करना है, इसमें एफएलएन का आपने नाम सुना होगा,
फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, आजकल बहुत ज्यादा इस पे ध्यान दिया जा रहा है, हर जगह टेस्ट वगैरह हो रहे हैं एफएलएन के, अ, बच्चों की लैंग्वेज स्किल हो, फाउंडेशन स्किल हो, उसको चेक करने के लिए। तो जो 3 से लेकर के 5th क्लास होती है, 3 से 5th क्लास में मेन फोकस है फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी पे, डेवलपिंग न्यूमरेसी एंड लैंग्वेज स्किल व्हिच इज द एडॉप्शन ऑफ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एंड क्लासरूम इंटरेक्शन। जैसे क्या है, बच्चा पहले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कर रहा है, क्या है कि एक्टिविटी के साथ साथ थोड़ा सा क्लासरूम इंटरेक्शन की तरफ भी बढ़ना है और आगे के लिए रेडी करना है, तो ये प्रिपरेटरी स्टेज में हो रहा है। देन इसके बाद आता है मिडिल स्टेज का, मिडिल स्टेज यानी 6 to 8। तो 6 to 8 में जो है बच्चों का जो एज होगा वो 11 से 14 साल होगा। ये मिडिल स्टेज की अगर हम बात करें, तो जब बच्चा छोटा होता है तो उस टाइम में रटते हैं, बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता, बच्चा रटता है। लेकिन क्या है, धीरे धीरे बच्चे का रोट लर्निंग से क्रिटिकल लर्निंग की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब पहले जो बच्चे रटते थे, वो अब रटने की बजाय समझने पे जोर दे रहे हैं। इट विल इंक्लूड hands on practice in subject like science, math, arts, social science and humanities। जब बच्चा 6 to 8 के एज में होगा, तो हर एक सब्जेक्ट उसके ऊपर लागू हो जाएगा और सभी सब्जेक्ट की हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होगी, जिसके जरिए बच्चों की नॉलेज बढ़ेगी और साथ साथ रोट लर्निंग से क्रिटिकल लर्निंग की तरफ, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग की तरफ बच्चा स्विच करेगा। नेक्स्ट है सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज यानी जो ये 4 इयर्स का ड्यूरेशन है, क्लास 9 से क्लास 12 तक बच्चे का एज कितना होगा, तो 14 से 18 ईयर। इसमें दो फेज कवर करेगा, एक तो 9 to 10th का और दूसरा 11th और 12th का। कंसेप्ट विल बी कवर्ड इन ग्रेटर डेप्थ। इसमें सेकेंडरी स्टेज में क्या होता है, बच्चे जो हैं जो चीज मिडिल एज में सीखते हैं उसी का कंसेप्ट जो होता है वो डेप्थ में होता है। The new curriculum includes the previously uncovered age range of 3 + 6 ईयर। जैसे पुराने स्ट्रक्चर थे, पुराने स्ट्रक्चर में क्या था कि 3 से 6 साल तक को हम कवर नहीं कर रहे थे, हम डायरेक्टली 6 साल से 18 साल तक कवर कर रहे थे। और 6 साल से 18 साल तक कवर करने का मतलब है कि हम 6 साल से पहले बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, ये हमारा एकेडमिक स्ट्रक्चर था। लेकिन अब क्या है, जो बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट है, बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट जो कि 6 क्लास से पहले होती है, तो ये 6 क्लास के पहले का, सॉरी 6 इयर्स के पहले का जो टाइम होता है वो मेंटल डेवलपमेंट के लिए क्रिटिकल होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ही 3 to 6 ईयर का जो है एज रेंज उसे कवर किया गया है। और न्यू सिस्टम में 3 इयर्स ऑफ आंगनबाड़ी, प्री स्कूल और 12 इयर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, यानी 6 साल से 6 साल तक का जो एज था, जो अनकवर्ड था, उसको आंगनबाड़ी, प्री स्कूल में चेंज कर दिया गया। और इसके लिए भी एनसीईआरटी, जैसे हमने देखा ही था कि एनसीईआरटी ईसीसीई फ्रेम करेगी हर लेवल के लिए, चाहे वो अप टू एज ऑफ 8th की बात हो, 6 की बात हो, और साथ साथ सेकेंडरी के लिए, हायर सेकेंडरी के लिए, सबके लिए जो एनसीएफ बनाने की जिम्मेदारी है वो अलग अलग लेवल के लिए दी गई है और ये एनसीईआरटी की जिम्मेदारी है। एनसीईआरटी ने ये करिकुलम जो है, फ्रेमवर्क, वो भी डिजाइन कर लिया है। ये ड्राफ्ट एनसीईआरटी की साइट पे अवेलेबल है। करिकुलम विल बी रिफॉर्म to provide students in 21st century skills। जो करिकुलम है उसको डिजाइन करने का मेन उद्देश्य यही है कि 21st सेंचुरी स्किल से बच्चे इंटीग्रेट कर सकें। The amount of content will be reduced to focus on critical thinking and experiential learning।
जो लर्निंग के कंटेंट है, जो सिलेबस है, वो थोड़ा सा रिड्यूस किया जाने का प्रोविजन था इसमें, और ताकि बच्चे जो हैं वो क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग पे मेनली फोकस कर सके, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे फोकस कर सके, ताकि जो भी लर्निंग हो वो लाइफ लॉन्ग रहे। There will be no clear boundaries between academic and vocational streams of or between arts and science। जो हमने रिजिड सेपरेशन की बात की थी कि रिजिड सेपरेशन नहीं है आर्ट्स और साइंस के बीच, वो इसी बाउंड्रीज की बात की जा रही थी कि ना ही एकेडमिक और वोकेशनल के बीच में बाउंड्रीज है, सेपरेशन है, और ना ही आर्ट्स और साइंस के बीच में है। नेक्स्ट है स्कूल एग्जाम्स। एनईपी 2020 के अंदर अगर हम स्कूल एग्जाम के प्रोविजन की बात करें, तो इसमें स्कूल एग्जाम जो है, स्कूल एग्जाम का अलग अलग लेवल पे अलग तरीके से असेसमेंट में रिफॉर्म किया गया है। जैसे अगर इसकी बात करें तो पॉलिसी जो है वो पूरी स्कूलिंग के दौरान स्टूडेंट के प्रोग्रेस को चेक करने के लिए रिकमेंड करती है। पॉलिसी रिकमेंड चेकिंग स्टूडेंट्स प्रोग्रेस थ्रू आउट देयर स्कूलिंग, यानी इंटायर स्कूलिंग में जो है बच्चों की प्रोग्रेस देखनी है। जो स्टेट सेंसस एग्जामिनेशन होते हैं वो क्लास 3, 5 और 8, आपने सुना होगा सफल का नाम, सीबीएसई कंडक्ट कराती है, वो 3, 5 और 8 ग्रेड का होता है। यानी जो बच्चा 3 पढ़ लिया है और अभी 4 में पढ़ रहा, वो 3 का एग्जाम देता है। 6th में जो बच्चा पढ़ रहा है वो 5th क्लास के हिसाब से एग्जाम देता है, और 8th का एग्जाम होता है। तो 3, 5th और 8th का एग्जाम होगा इसमें। और ये सीबीएसई जो है वो सीबीएसई की सफल यूनिट इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है, जो कि सफल असेसमेंट है। मेजर प्रपोजल इज टू रिकंस्ट्रक्ट द 10th बोर्ड एग्जाम टू प्राइमरली फोकस ऑन एक्सेसिंग फंडामेंटल कंसेप्ट, स्किल एंड हायर ऑर्डर थिंकिंग। जैसे आपने बोर्ड एग्जाम में रिफॉर्म्स भी देखे हैं कि बोर्ड एग्जाम के रिफॉर्म की बात की गई है स्कूल एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में क्या होता था पहले कि जो बोर्ड हैं वो डायरेक्ट लिए जाते थे फरवरी में, जैसे एग्जाम होता था, और उसके बाद फिर वही कंपार्टमेंट वगैरह का प्रोविजन था। बट अब क्या है, 10th जो है, 10th का बोर्ड 2 बार हो गया है। बच्चा अगर एक बार में सेटिस्फाइड नहीं है तो मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट का एग्जाम जो है वो बोर्ड एग्जाम में दोबारा, जब मई में अगेन आफ्टर रिजल्ट फॉर्म भरा जाएगा तो वो बच्चा पेपर दे सकता है। तो इस तरह से क्या है कि अलग-अलग तरह के प्रोविजन इम्प्लीमेंट किए गए हैं, और साथ में असेसमेंट में और भी रिफॉर्म किया गया है। जैसे 10 12 का बोर्ड एग्जामिनेशन जो है वो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन क्या है कि इसमें रिफॉर्म किया जाएगा ताकि बच्चों के ऑल राउंड डेवलपमेंट को चेक किया जा सके, असेस किया जा सके। हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें तो एनईपी 2020 जो है वो सजेस्ट की है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो कि हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने का काम करेगा। और साथ ही जो एनएएसी है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिशन काउंसिल, जो कि यूनिवर्सिटी की ग्रेडिंग प्रोवाइड करती है, और यूजीसी, दोनों को इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने की प्रपोजल इसमें दी गई है। तो ये हायर लेवल एजुकेशन पे चेंज के लिए रिकमेंड किया गया है एनईपी के तहत। उसके बाद नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन का मतलब ही है कि इसमें आईसीटी पे जोर दिया गया है। टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ रिसर्च इन इंडिया, पॉलिसी रिकमेंड्स फॉर्मिंग अ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन
का मेन मकसद है कि आईसीटी पर जोर दे करके और उसके बाद रिसर्च की जो पॉलिसी है उसकी क्वालिटी है उसे इम्प्रूव किया जा सके। दिस फाउंडेशन वुड बी अ self governing body responsible for funding, capacity building and mentorship for quality research। यानी रिसर्च की क्वालिटी अच्छी हो तो वो प्रॉपर तरीके से कैसे उसको हैंडल किया जाए, किस तरह से फ्रेमवर्क रेडी किया जाए, उसके लिए बनाया गया है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन एजुकेशन गवर्नमेंट गवर्नेंस। जो एनईपी 2020 है, एनईपी 2020 को रेगुलेट करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग और नेशनल एजुकेशन मिशन से डेवलप किया गया और प्राइम मिनिस्टर जो है वो इसके हेड होते हैं। इट आल्सो सजेस्ट रीनेमिंग मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये बेसिक जो भी एनईपी का ओवरव्यू था, मेन मेन जो चेंजेस हुए हैं उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। और बाकी जो है डिटेल में वो स्कूल एजुकेशन में क्या रिफॉर्म हुआ, असेसमेंट में क्या रिफॉर्म हुआ, ये सब के बारे में हम और भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम बदलाव की बात करें तो नेक्स्ट है फाइनेंसिंग एजुकेशन। अ गोल अ की गोल ऑफ एनईपी 2020 इज टू डबल पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। एनईपी 2020 का मेन जो गोल है वो ये है कि जो सार्वजनिक निवेश है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, उसको बढ़ाना। पॉलिसी मैंडेट 6% ऑफ जीडीपी यानी जो जीडीपी है उसका 6% एजुकेशनल पर्पस के लिए अलॉट करना। आपने बजट में भी देखा होगा कि एनईपी 2020 के आने के बाद धीरे धीरे एजुकेशन पे जो इन्वेस्टमेंट है उसे भी इंक्रीज किया गया है। Its purpose, its proposes increasing the share of public spending on education from current 10% to 20% over the next 10 years। यानी एक तो 6% ऑफ जीडीपी वो तो मैंडेटरी है ही, दूसरा क्या है कि एजुकेशन सेक्टर में जितना भी फंड अलॉट किया जा रहा है, जो भी खर्चा किया जा रहा है उसको इंक्रीज करते रहना है अप्रोक्स 20% ओवर नेक्स्ट 10 ईयर। अभी नेक्स्ट 10 ईयर इसलिए प्लान किया गया था क्योंकि एनईपी 2020 जो है वो 2020 में आई है और अपने इंडिया का टारगेट है कि 2030 तक जो एनईपी 2020 है उसको पूरी तरह से लागू कर दिया जाए। तो इसीलिए ओवर 10 ईयर क्या क्या शेयर बढ़ाने हैं उसकी बात इसमें की गई है। देन है नेशनल आईसीटी मिशन। आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मिशन फॉर एजुकेशन। नेशनल आईसीटी मिशन फॉर एजुकेशन, इसका मेन रिकमेंडेशन क्या है? द पॉलिसी रिकमेंड्स क्रिएटिंग एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन टू स्ट्रीमलाइन डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन, इम्प्लीमेंटेशन एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। इस मिशन का मेन मकसद ये है कि जो एजुकेशन है उसमें हम कैसे आईसीटी को इंटीग्रेट कर सकते हैं, कैसे हम डिसीजन डिसीजन मेकिंग के लिए इसको यूज कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी का यूज करके किस तरीके से हम अपने एजुकेशन सिस्टम को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। दिस विल इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ अ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फोरम। द मिशन ऑल्सो इंक्लूड प्रोवाइडिंग रिमोट एक्सेस टू वर्चुअल लैब्स इन वेरियस फील्ड्स। जैसे कई बार क्या होता है कि फिजिकल लैब प्रोवाइड करना इतना नॉर्मल नहीं हो पाता, खास करके जो रिमोट एरिया है वहां पर ये चीज एक्सेसिबल नहीं हो पाती है, तो वहां पर हम वर्चुअल लैब को इंटीग्रेट कर सकते हैं जिससे कि पढ़ना आसान हो सके। आपने कई जगह देखा भी होगा वर्चुअल लैब्स
कोविड में भी वर्चुअल लैब्स की बहुत सारी ट्रेनिंग हुई है और वर्चुअल लैब्स के जरिए क्या है कि हम कहीं पर भी बैठे-बैठे कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल वगैरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमें किसी फिजिकल चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हम अपने सिस्टम में इस तरीके से फ़ील कर सकते हैं कि जैसे फिजिकली वो पर्टिकुलर चीज़ हमारे पास है, इक्विपमेंट हमारे पास है, किसी भी प्रैक्टिकल को इम्प्लीमेंट करने के लिए। नेक्स्ट, वोकेशनल कोर्सेज। वोकेशनल कोर्सेज एनईपी के अंदर क्यों लाया गया है? ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम 9th to 12th ग्रेड रिक्वायर्ड टू टेक एटलीस्ट वन वोकेशनल सब्जेक्ट। एनईपी 2020 ये सजेस्ट करती है कि जो 9th टू 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनके पास एटलीस्ट एक वोकेशनल सब्जेक्ट जो है वो जरूरी होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। और इसके लिए स्कूल जो है, स्कूल के लिए एक स्पेशलाइज्ड करिकुलम डेवलप किया जाएगा। हालांकि ये रेगुलेशन जो है वो सीबीएसई ही कर रही है। तो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क यानी एनएसक्यूएफ के तहत इसका सिलेबस क्या होगा, क्या करिकुलम होगा, क्या स्किल सीखनी है, कितना आवर देना है, ये सभी चीजें तैयार की गई हैं। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर मैंडेटेड टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड वोकेशनल कोर्सेज विद इन देयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनको भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में वोकेशनल कोर्स को इंटीग्रेट करने के लिए कहा गया है। स्कूल विल बिगिन प्रोवाइडिंग इंटर्नशिप एंड वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम द 6th ग्रेड। जो स्कूल है वो क्लास 6 से इंटर्नशिप और वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। हालांकि जो उनके पास वोकेशनल सब्जेक्ट होगी, वोकेशनल सब्जेक्ट फ्रॉम 9th ऑनवर्ड्स ही होगा, लेकिन हम उनको सब्जेक्ट नहीं बल्कि क्लास 6 से उन्हें कुछ ना कुछ स्किल सिखाएंगे, इंटर्नशिप देंगे, वोकेशनल एजुकेशन देंगे, लेकिन वो सिलेबस के फॉर्म में नहीं होगा, सिर्फ स्किल सिखाने के फॉर्म में होगा। एनसीईआरटी विल क्रिएट अ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन के लिए भी एनसीएफ डिजाइन करना है एनसीईआरटी को। हालांकि ये उस टाइम की बात है, तो अब तक ये डेवलप हो चुकी है। नेक्स्ट रिकमेंडेशन है थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला का। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला एनईपी 2020 सजेस्ट करती है। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला क्या होता है? थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला में क्या है कि हर पर्सन के पास एक तो मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज ये होनी चाहिए, एक हिंदी और इंग्लिश होनी चाहिए, और एक मॉडर्न लैंग्वेज इंग्लिश होनी चाहिए। मतलब एक हिंदी, एक इंग्लिश और एक कोई भी मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज। इसमें हम अगर देखें तो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला जो है वो एनईपी 2020 थोड़ा सा फ्लेक्सिबली मेंटेन कर रही है। इसमें क्या है, जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, हिंदी स्पीकिंग स्टेट के जो स्टूडेंट है वो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज लेंगे, जो कि खास करके साउथ में बोली जाती है उसको, और हिंदी और इंग्लिश के एडिशन में। मतलब जहां पर जिनके पास हिंदी एज लैंग्वेज है ही, जैसे हिंदी स्पीकिंग स्टेट की अगर हम बात करें तो हिंदी स्पीकिंग स्टेट में साउथ का जो लैंग्वेज है वो बहुत कम प्रेफर किया जाता है। तो इसके लिए एक प्रेफरेंस दिया गया है कि आप साउथ के लैंग्वेज को फॉलो करें हिंदी और इंग्लिश के एडिशन में, जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट है। और नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती है वहां पर उनको हिंदी पढ़ना चाहिए, उसके साथ अपनी रीजनल लैंग्वेज और इंग्लिश पढ़नी चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर ओवरऑल देखें तो कुल मिला के वही बात है कि हर एक पर्सन जो भारत के नागरिक हैं उनके पास एक तो हिंदी, एक इंग्लिश और एक उनका अपना रीजनल लैंग्वेज ये होना चाहिए। कोई भी लैंग्वेज जो है वो स्टूडेंट पे इम्पोज नहीं करना है, थोपना नहीं है। कोशिश ये होनी चाहिए कि उनको मदर टंग में समझाना हो। तो मदर टंग में समझाने के लिए
प्रेफरेंस दिया गया है, बल्कि स्टार्टिंग जो बेसिक लेवल के, एंट्री लेवल के एजुकेशन है, उसमें मदर टंग के लिए ही सजेस्ट किया गया है। तो ये जो था, ये एनईपी 2020 के बारे में अगर हम देखें तो बेसिक कंसेप्ट था। हमने काफी इंट्रोडक्शन इसके देखे, और साथ साथ जो चीज इसमें चेंज किया जा रहा है, यानी कि एनईपी 2020 के तहत जो कुछ भी हम चेंज कर रहे हैं, उसका भी ओवरव्यू हमने देखा है। फ्यूचर में क्या-क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या-क्या प्रोविजंस हैं, तो ये हमने पहली वीडियो में देखा। जो अगली वीडियो होगी, उसमें हम स्कूल एजुकेशन में क्या चेंजेस आए, देन हम ये पढ़ेंगे हायर एजुकेशन में क्या चेंजेस आए, असेसमेंट रिफॉर्म क्या आया, और अभी के टाइम में अगर हम देखें तो एनईपी 2020 इम्प्लीमेंट कैसे हुई है, क्या-क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। तो इस तरह से हम लोग बाकी कंसेप्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। स्कूल एजुकेशन का, हायर एजुकेशन का, असेसमेंट रिफॉर्म और की इनिशिएटिव जो अब तक लिए गए हैं एनईपी 2020 में, तो ये सभी चीजें हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक यू सो मच।